state. Minister will reply. Minister will reply. I cannot do that. You were absent. It is not our fault. सभापति महोदय जी, उपसभापति You were absent. You could have been here. You could have been here. No. जी, पहले तो You मैं know, बहुत please stop. आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने मुझे मौका दिया है। आज की जो लंबी चर्चा हुई है उसके जवाब में बोलने के लिए तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद सब जो स्पीकर्स हैं जिन्होंने, सब वक्ता जिन्होंने कहा है। आज 28 वक्ता हैं, एक 19वें वक्ता जो है वो भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर 28 वक्ता ने बोला है और मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की तरफ से शायद 8 या 10 वक्ता ने कहा है। तो अगर मौका मिलना था तो उनको 8 व 10 वक्ते की जो लिस्ट थी उसमें उनको मिलने का मौका वो दे देते तो अच्छा रहता। तो जो 28 उन्होंने बोला है, जो Mani Shankar Iyer, it is not going on record. धन्यवाद देना चाहता हूँ। What Mani says is not going on record. Sit down, Mani. बातें हुई हैं, What Mani says is not going on record. Only what minister says will go on record. सीरियस डिबेट को क्यों नॉन सीरियस कर रहे हैं? इतनी सीरियस डिबेट को क्यों नॉन सीरियस कर रहे हैं? प्लीज। Mani, it is not going on record. जो उनका नाम कहा इस वक्ता ने जो वो बातें नहीं था। की हैं, He was not here. काफी अच्छी बातें नहीं हुई था हैं, इधर है। कुछ कठोर बातें भी हुई हैं, काफी आलोचक भी रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी अपने अंदाज से कि मैं इन सब का जवाब दूं। और उसके बाद अगर आते आप सुनने के लायक हों No, तो please. सब जो बातें उठी हैं Mani उनका मैं Shankar जवाब Iyer. देने की कोशिश करूंगा। Mani Shankar Iyer, it is not going on record. Your name was there. It was withdrawn. And then coming at the end, this is not proper. I know the senior Mani, it is not going on record. member is Mr. Minister, retiring, but it doesn't do him any we cannot credit function. on his No, last moments. Mani, in it is this not going August on House record. to behave in this Very manner. bad. He is a gentleman of my father's generation. Name was And I would withdrawn have and they're expected coming and him telling, to how have can it happen? demonstrated- Yes. Please. I'm very pleased. I'm very pleased that he has risen to the gentlemanly code that he has conducted himself with his entire life and not tried to make the last few moments in this August House unnecessarily disruptive and damaging to his long and distinguished career. I thank him for that. जब कई लोगों ने जो बातें उठाई उनमें से मुझे लगता है एक बहुत प्रमुख बात थी, कई लोगों ने इस बात को उठाई कि अगर हम लोगों ने ये बजट तैयार किया है, हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं, इसके पीछे मौलिक सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द बिग आइडिया। मुंगनेकर साहब जो पहले आपके वक्ता थे उन्होंने ये प्रश्न उठाया और अखबारों में भी आप लोगों के पूर्व वित्त मंत्री जी ने भी ये बात उठाई है कि ये व्हाट इज द बिग आइडिया, मौलिक सिद्धांत आपका क्या है। और कुछ लोगों का आरोप ये भी था कि हम लोगों की प्रो कॉर्पोरेट सरकार है, जो हम लोगों ने किया है वो बिजनेस के लिए किया है, जो अमीर है उनके लिए किया है। इसका जवाब सीधी तरीके से देने की जरूरत नहीं है, मैं कहानी के तौर पे इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप सब लोगों को मालूम है, उपसभापति महोदय जी, आप सब लोगों को मालूम है कि जब चुनावी माहौल होता है, जब हम चुनाव में जाते हैं, जब हम जाते हैं तो हम गरीब से गरीब गांव में जाते हैं, अपने जो चुनावी जो बातें हैं उनका हम प्रचार करते हैं। और जब हम गांव में जाते हैं तो हमारे साथ एक जुलूस सी बन जाती है, आगे लोग ढोल बजाते हैं, नारे होते हैं, झंडे चलते हैं। और जब ये ऐसा होता है तो कई लोग, चाहे वो महिला हों या बच्चे हों, वृद्ध व्यक्ति हों या गरीब हों, वो उस जुलूस को देखते हैं। और जब मैं भी प्रचार में निकला हूं तो कई बार ऐसा माहौल हुआ है, ऐसे जुलूस में हम लोग चले हैं। तो एक बार मेरे साथ एक घटना हुई जो मुझे बहुत प्रभावित छोड़ी और मुझे लगता है उसमें एक अर्थ है, अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं। अर्थ क्या है? हम चल रहे थे ऐसे एक दिन और बड़ा जुलूस था, बहुत सारे लोग थे और चलते चलते उस हंगामे में, उस जुलूस में एक महिला, एक बुढ़ी महिला मेरे सामने आई। बहुत बुढ़ी थी और बहुत गरीब थी, एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा था और फटे हुए उनके कुछ कपड़े वगैरह थे। तो उन्होंने बोला, नेताजी आप रुकिए, आप बड़े नेता हैं लगता है, बहुत सारे लोग आपके साथ चल रहे हैं। तो हमने बोला, माता जी बताइए क्या बात है, मैं किस तरीके से आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो माता जी ने अपनी मुट्ठी खोली, मुट्ठी में सिर्फ एक फूल था। उपसभापति महोदय जी, सिर्फ एक फूल था और उस
वृद्ध महिला ने हमको ये बताया, नेताजी मेरे पास सिर्फ एक फूल है, मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक फूल है, ये मैं फूल आपको सौंप रही हूँ, आप ले लीजिए फूल, पर मेरी विधवा पेंशन आप ज़रूर दे दीजिए, जो मुझे आज तक मुझे नहीं मिली है। हमको लोगों ने कहा है कि हमको मिलना चाहिए, पर ये विधवा पेंशन हमको नहीं मिली है। तो मैं माननीय सांसदों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी अर्थनीतियाँ जो हैं, जो हमारी विचारधारा है, उसमें कोई मौलिक सिद्धांत है, तो वो मौलिक सिद्धांत उस अंतिम व्यक्ति के लिए है, उस दूर दराज गांव में उस महिला के लिए है, जिसमें कि जो महिला का जो अधिकार है, जो हक है, जो उस महिला का अधिकार और हक है, जो हमारी सरकार की कोशिश है, जो हम सरकार की तरफ से कर रहे हैं, वो ये है कि उस महिला को जो उसका हक है वो मिले, और जो पूरी सरकार की जो हमारे प्रयत्न हैं, हमारे प्रयास हैं, उस वृद्ध महिला के लिए हैं, उस गरीब के लिए हैं। और मैं आप सबको ये फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जब मई 20, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों की पार्लियामेंट्री पार्टी में एक ऐतिहासिक उन्होंने भाषण दिया यहीं सेंट्रल हॉल में, तो आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस ऐतिहासिक भाषण में स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, और हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और ये गरीबों की समर्पित सरकार, ये गरीबों की अगर समर्पित सरकार है, उपसभापति जी, ये अगर गरीबों को समर्पित सरकार है, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम किसी राजनीतिक मकसद से हम ये कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं जिसमें कि हम लोगों को कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा, और हम ये आज से नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सालों से कर रहे हैं। और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा राष्ट्र धर्म है, ये सब हम लोगों की जिम्मेवारी है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस अंतिम व्यक्ति को जो उसका अधिकार है, जो उसका सपोर्ट है, वो हम उसको दिलवाएं। ये हमारा मौलिक सिद्धांत है, ये हमारा बिग आइडिया है, और इस पे हम लगे हुए हैं। आप लोग राजनीति में लगिए, हम लोग राष्ट्र धर्म में लगेंगे। अब मैं आप लोगों को जरा विस्तार से बताना चाहता हूं कि अगर ये गरीबों की सरकार है, तो इस गरीबों की सरकार में, और हम लोगों ने कहा है कि गांव गरीब किसान देश के उड़ान का ये एक बजट है। तो अगर गांव गरीब किसान का बजट है, तो हम लोगों ने गांव और गरीब के लिए क्या किया? अगर आप थोड़ा मुझे मौका दें, मैं संक्षेप में बोलूँगा। आप लोग सब लोग लंबा भाषण देना चाह रहे थे, मैं संक्षेप में बता दूंगा क्योंकि सब बजट में है। अगर आप जाके बजट में पढ़ लें, आपको सब वहाँ नजर आएगा। मैं बस आपको प्रमुख बिंदुओं बताता हूँ। आप लोग देखिएगा कि फूड सिक्योरिटी में हम लोगों ने ज़्यादा बजट दिया है, और अगर हम लोग इसको जैम ट्रिनिटी के द्वारा दे रहे हैं, तो जो उसमें वेस्टेज होता है, जो उसमें भ्रष्टाचार होता है, वो कम होगा। तो अगर हम इतना पैसा दे रहे हैं, तो इसका प्रयोग और भी ज़्यादा होगा। हम लोगों ने जन धन के द्वारा हम लोगों ने 21 करोड़ लोगों को हम लोगों ने बैंक का खाता दिया है, और उन गरीबों ने उन बैंक के खाते में आज के समय 34,000 करोड़ का उन्होंने उसमें पैसा डाला है। आपको मालूम है कि हम लोगों ने गरीब के स्वास्थ्य के लिए एक क्रांतिकारी कदम हम लोगों ने उठाया है, और वो क्रांतिकारी कदम ये है कि हम लोग हर गरीब परिवार को, बीपीएल परिवार को 1 लाख का हेल्थ कवर देंगे, और साथ साथ जो लोग ज़्यादा वृद्ध हैं, 60 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, उनको अतिरिक्त 30,000 रुपये और हम लोग उनका कवरेज देंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि अगर गरीबी में लोग अपने को पाते हैं, तो इसलिए होता है अक्सर क्योंकि कोई एडवर्स हेल्थ इवेंट होता है, बीमार हो जाते हैं, और इस कारण वो और गरीबी में आ जाते हैं। अब हम लोगों ने जो हेल्थ कवर लोगों को दिया है, उस हेल्थ कवर के द्वारा गरीबी से वो अपने को बचा पाएंगे, क्योंकि जब वो जाएंगे, ये कैशलेस बिलिंग होंगी, अस्पताल में जाएंगे, और अगर वो वहाँ आते हैं, बीपीएल परिवार के हैं, तो कैशलेस 1 लाख रुपए तक इनका कवर होगा। ये हम लोग गरीबी के लिए कर रहे हैं। साथ साथ आपको मालूम है कि हम लोग गरीब परिवारों को, गरीब महिलाओं को, उनके लाभ के लिए हम लोग चूल्हा दिलवा रहे हैं, जिसमें कि आज के समय जो 400 सिगरेट का धुआं, जो 400, मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब उस चूल्हे में इनकम्प्लीट कंबशन होता है फायरवुड का, तो वो इतना खराब उसका एक प्रभाव होता है कि लोगों के फेफड़ों में 400 सिगरेट का वो एक इम्पैक्ट होता है। जब हम लोग कुकिंग गैस उनको दिलवाएंगे, चूल्हा दिलवाएंगे,
तो उन लोगों को कन्वीनियंस भी मिलेगा, सुविधा भी मिलेगी और साथ साथ उनके स्वास्थ्य में भी बहुत उन लोगों को लाभदायक ये एक सुविधा मिलेगी। तो इस तरीके से गरीबों के लिए हम लोग चूल्हे का भी हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को हम लोगों ने और बढ़ोतरी दी है और इसके द्वारा बीपीएल परिवार को और भी शेल्टर का, जो उन लोगों को मकान की ज़रूरत है, ये मकान की भी सुविधा इनको मिलेगी। तो अगर आप देखते हैं कि प्रो पुअर गरीबों के लिए हम लोगों ने बजट में क्या क्या किया है, अगर आप बजट में पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी और आपको इससे एकदम स्पष्ट प्रमाण होगा कि हमारी सरकार जो है वह गरीबों को समर्पित है और गरीबों के हित में काम करती है। साथ साथ हम लोगों ने गाँव के लिए भी बहुत किया है। गाँव के लिए हम लोगों ने कहा है कि बिजली और सड़क हम लोग 2018-2019 तक हम लोग हर गांव को, हर हैबिटेशन को, 250 लोगों के हैबिटेशन को शहर से जोड़ लेंगे। ये भी हम लोगों ने इसका प्रावधान किया है। बिजली का काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। जो अनइलेक्ट्रीफाइड विलेजेस थे उनको हम लोगों ने 2018 तक हम लोगों ने कहा है कि हम लोग इलेक्ट्रीफाई करवा देंगे। तो इस तरीके से बिजली और सड़क का भी प्रबंध हम लोग करवा रहे हैं बजट के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा। साथ साथ उपसभापति जी, आपको ये भी मालूम होगा कि 14वां फाइनेंस कमीशन के द्वारा हम लोगों ने प्रावधान किया है कि हर ग्राम पंचायत में हर साल करीब 16 लाख रुपए सीधा उनको जाने वाले हैं। साथ साथ मनरेगा का भी उनको व्यवस्था होगी। तो इस तरीके से, और मैं खुद अपने क्षेत्र में हजारीबाग में हम लोग योजना अभियान चला रहे हैं, जहां हम लोग हर पंचायत में जाके सब मुखिया को हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग इतने का 16 लाख रुपए का और जो नरेगा का आप लोग काम कर सकते हैं। जो आपको पीसीसी सड़क बनानी है, जो आपको तालाब का गहरीकरण करना है, सामुदायिक भवन बनाना है, पेयजल का प्रबंध करवाना है, ये सब आप सक्षम हैं, आपको सब व्यवस्था मिल गई है। आप ज़रूर इसका प्रयोग करिए। सरकार आपके साथ में है। कोई बाधाएं हों तो हम लोग आपको ज़रूर मदद करेंगे। इस प्रकार से गांव में जो हम लोगों को सुविधाएं पहुंचानी है, हम लोग अपने बजट और अपनी नीतियों को ज़रूर पहुंचा रहे हैं। गांव और गरीब, इनको हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। ये नीतियां हैं, ये हम लोगों ने योजनाएं तैयार की हैं जिससे उन लोगों को ये सब लाभ मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसान के लिए क्या कर रहे हैं, किसान के लिए क्या कर रहे हैं। और कई सारे वक्ताओं ने ये प्रश्न पूछा, कि आप लोग अगर कह रहे हैं कि किसान का जो इनकम है वो डबल होने वाला है, वो किस तरीके से हो रहा है। और मोहसिना किदवाई जी ने पूछा कि इसका रोड मैप क्या है, आप रोड मैप बताइए। और तो इसलिए मैं थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से हो सकता है। आंकड़े बताना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, किसानों के लिए हम लोगों ने इस बजट में, और निरंतर हम लोग, सिर्फ इस बजट में नहीं पर निरंतर हम लोग बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं। फसल बीमा योजना का जो घोषणा थी वो तो बजट के पहले ही हो चुकी थी। और आपको मालूम है कि फसल बीमा योजना से सबसे कम प्रीमियम में सबसे ज़्यादा कवरेज मिलता है। और जो पहले 50% जो आपका डैमेज था तब आपको उसका मुआवजा मिलता था, अब 33% अगर है तब आपको मुआवजा मिलता है। तो एक तो वी विल प्रिवेंट the adverse outcome of these kinds of weather events where people lose a lot of their harvest and the entire harvest, not just when the crop is in the fields. That is one way of protecting income. Then in addition to that, और ये बहुत ही एक क्रांतिकारी ये भी कदम है कि हम लोग प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के द्वारा आप लोगों, जो हमारे किसान हैं, उनको हम लोग ये एक सुविधा दे रहे हैं जिसमें कि एक फसल नहीं 2 या 3 फसल, एक फसल नहीं 2 या 3 फसल आप लगा सकते हैं। और जब 2 या 3 फसल होगी, सिर्फ एक फसल नहीं होगी। और अगर वो दूसरी और तीसरी फसल है, सब्जी की फसल है या और भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की अगर फसल है, दाल की फसल है, तो उनकी इनकम भी इस तरीके से बढ़ेगी। ये एक और बहुत मेजर बूस्ट होगा फार्मर इनकम के लिए। तीसरी बात ये है कि हम लोगों ने फर्टिलाइज़र की सुविधा बहुत बढ़िया करवा दी है। आप लोगों को याद होगा कि पहले लाठियाँ चलती थीं क्योंकि लोगों को फर्टिलाइज़र नहीं मिलता था। अब हम लोग जिस प्रकार से फर्टिलाइज़र का प्रबंध किए हैं, फर्टिलाइज़र भी अब सब लोगों को मिल रहा है और इस तरीके से उत्पादन भी ज़्यादा होगा। हम लोगों ने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें कि आप लोग पता लगा लें कि कहाँ आपको सबसे बढ़िया दाम मिल सकता है आपके उत्पादन, आपके फसल के लिए, और उस तरीके से आपकी इनकम और बढ़ सकती है। साथ साथ हम लोग डाइवर्सिफिकेशन पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ आप क्रॉप्स नहीं, आप चाहे हॉर्टिकल्चर का प्रयोग करें, फिशरीज़ में आप बढ़ोतरी करें, आप डेयरिंग में आमदनी कमाएं, इन सब डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम से भी आपका इनकम काफ़ी कुछ बढ़ सकता है। और अंत में
सॉइल हेल्थ कार्ड की भी हम लोगों ने घोषणा की है और हमारी कोशिश होगी कि 14 करोड़ लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा उन लोगों को जानकारी मिले कि अगर वो 2 या 3 फसल अगर उगाने वाले हैं तो वो 2 और 3 फसल कौन सी सबसे बेहतर होगी, कौन से उनकी जो ज़मीन है उसके सबसे उसके लिए सूटेबल होगी। इस तरीके से अगर आप ये पैकेज ऑफ मेजर्स देखें, जो कृषि विज्ञान केंद्र हम लोग खोल रहे हैं और जो हम लोग एग्रीकल्चरल रिसर्च कर रहे हैं, ये सब मिला जुला कर अगर आप देखें तो आई वुड से इट्स अ कंपेलिंग एंड पावरफुल पैकेज that will enable us to double farmers' income. We have the confidence to do that. We have put the measures in place to be able to do that. बड़े माइक का उपयोग करो, इस माइक का उसके सामने। नहीं, it is Jairam ji, it is, you have had, many people have spoken on this issue. I am not yielding. I am not yielding, sir. I am not yielding, sir. We want to finish up quickly. He's not yielding. I am not yielding, sir. I am not yielding. It's late at night. It's 11 p.m. I think He is for not the sake of honorable members, for the sake of honorable members, He is you not already had your yielding. say. What to do? He is not yielding. Minister, please continue. हम लोगों ने ये भी कहा बजट के बारे में कि गांव गरीब किसान का तो है, पर देश की उड़ान का भी है, देश की उड़ान का भी है। और अगर देश की उड़ान का भी है तो हमें we must start with the fiscal management that we have demonstrated, not just in this budget but in the previous budgets as well. I was very pleased to see that Harivansh Rai ji to the issues raised by the No, honorable but members. you listen to him. So I think I hope he would He has not finished his speech. I hope he would remember that. He has not finished the speech. Let him. आपको उसके सामने जाना था, उसको तोड़ना थोड़ी। Now, Minister, please continue. Please continue. No, there is a चलिए, mic. तो ये अगर देश की उड़ान का है, अगर देश की आप लोग सुनने को नहीं तैयार थे तो हम लाचार हो गए, आप लोगों को आवाज पहुंचाने के लिए। आप लोग जब सुनने को तैयार नहीं है तो हम क्या करें? You please continue. You please continue. बोलो, अगर आप चाहें तो हम यहाँ जाते हैं, जरूर लाऊं नाम, जरूर लेंगे। अभी एक का नाम मैं अभी लेता हूँ। हरिवंश राय जी ने लगता है जयंत बाबू की क्लास देखी है, क्योंकि उन्होंने Now, please. मैं उधर आलोक में अपने आप तो बोलो। No, we can hear. No, I'm also going to be closer to them. I will also be closer. इधर चलिए। Now, please. चलिए। जब आपने मेरी विचारधारा की इतनी आलोचना की है तो हम वहाँ कैसे जाएं? बोलिए. तो नहीं चलेगा। Now, Mr. Minister, please speak. Please continue your speech. हरिवंश राय जी ने Please continue. हरिवंश राय जी ने फिस्कल मैनेजमेंट की बात की और उन्होंने लगता है कि उन्होंने जयंत बाबू की क्लास ज़रूर देखी है, क्योंकि उस क्लास में हमने समझाने की कोशिश की और हम लोगों ने बहुत इसमें कोशिश किया है कि लोग समझें कि the fiscal dynamics and the fiscal management of government finances is something that honorable members must keep in mind when they make their recommendations or they make their proposals. Because as far as the fiscal management is concerned, we have to be very prudent and careful as to how we manage our expenditures. Honorable members always speak about enhanced expenditures, but of course we also know that when the 14th Finance Commission has devolved 42% of divisible revenues to the states, fiscal space as far as the center is concerned is quite constrained. Harivansh Rai ji has given the numbers in terms of our expenditures. Harivansh ji has given the numbers, so I'm not going to repeat the numbers, but I will just add one corollary to that, which is that if you actually look at the debt servicing component relative to our tax revenues, it is at a historic high right now, and therefore it was very important for us to be able to stay within the 3.5% fiscal deficit, which is what we've tried to do.
And of course, as we've tried to do that, and because we have sent a strong signal to the markets about how we are going to pursue fiscal consolidation, we have shown that our total gross borrowing in 2016-17 has been kept at the same level, which is 6 lakh crores as that of 2015 and 16. And the additional allocations that we have made in 2016 and 17 has been made without any increase in borrowing, which none of the members brought up, but I think that demonstrates that we can run a very tight ship when it comes to expenditure. This has been appreciated by the bond markets in particular, and on 25th of February, the yield on the 10-year GSEC was 7.88%. Now the yield on the 10-year GSEC has come down to 7.63% and 7.62%. This should give great comfort to all honorable members that spoke about expenditures and so on, because what it means is that our interest burden has come down because we are paying less for the debt. This is an example of the prudent fiscal management of this government, and we have demonstrated that, which has received wide acclaim from many economists. We have, of course, as a result of that, because of our prudent fiscal management and because of the manner in which we have dealt with the decline in oil prices and with respect to the investments that we have made, been able to manage inflation rather well. Many speakers, including Naresh Agarwal ji, Shri Pawan Kumar Verma ji, and many others, spoke about prices, actual prices, कि महंगाई कैसे लोगों को महसूस हो रही है. आप सब लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मैं खुद अपने आप अक्सर बाजार जाता हूं, हाट में जाता हूं, लोगों से मुलाकात करता हूं, उनसे पूछता हूं कि आपको महंगाई किस प्रकार से महसूस हो रही है, और अधिकतर लोगों का जवाब यही है कि उनको नहीं लग रहा है. दाल के भाव बढ़े हैं, पर अगर आप दाल के भाव छोड़ दीजिए और सब अगर आप देखें आपके थाली में और सब जो कटोरी हैं, आपकी रोटी है, आपका चावल है, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कि नहीं है. और I have all the prices here except for dal prices that have gone up. All prices have either stayed flat or come down, in particular for petrol and diesel. So we have done a very good job on managing inflation. There were a lot of questions on spending on the social sector. One of the honorable members brought up the question of how much money we have allocated to the higher education institutions. I'd like to respond to that. Last year for the IITs we had 4,073 crores. This time we have 4,984 crores. The allocation has gone up. If you look at the IIMs, last year we had 367 crores. This year we have 730 crores. For the NITs, we had 2,035 crores. This year it's gone up to 2,630 crores. So for all of our institutions of national importance, and I myself am from IIT Delhi, I'm very pleased to see that we have increased the allocations to our institutes of national importance. I would like to also remind members that we have introduced in this budget a very innovative approach towards financing our higher education institutions, which is the Higher Education Financing Agency, which has been capitalized by 1,000 crores, which creates a debt capacity of about 9 or 10,000 crores. This 9 or 10,000 crores is now available to our institutions of higher education so that they can expand their facilities and provide better facilities and better resources for all of our students who are here. Because this money is now going to be available through this financing agency, there is now more money available in the budget for providing more scholarships to students, deserving and needy students. We have done that. There was a question also about the total health expenditure. The total health expenditure has gone up 14%. I've already mentioned that we have a revolutionary step that we brought in around health insurance, but the total health budget has increased from 28,981 crores to 33,100 crores, an increase of 14%. Similarly, if you look at the SC and ST sub-plans, the growth here has been in the range of 12 to 14%, so our allocations have certainly gone up on that also. We have already said that it is one of our very important priorities to be able to increase investments in roads, railways and irrigation. The numbers there have gone up dramatically. In roads, between national highways and rural roads, the number has gone up to 97,000 crores. In railways, the capex has gone up to 1.21 lakh crores. So in total, between roads and railways, the increase is up to 2.18 lakh crores, which is a very, very significant number. Now, many members
Many members, Deputy Chairman, sir, many members brought up the question of irrigation. And one honorable member also said that we are allocating only 5,390 crores to irrigation. But irrigation is under multiple heads, so I'd just like to enlighten honorable members that the total number for irrigation in this budget is 31,690 crores for irrigation. 31,690 crores for irrigation. And so we have dramatically increased public investment in this budget. देश की उड़ान का बजट इस प्रकार से होता है. बिल्कुल. और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं, कई वक्ताओं ने भूपेंद्र सिंह जी ने, बीजेडी के कई वक्ता जो थे, जेडीयू के वक्ता थे, उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिक्र की और उन्होंने पूछा कि अब स्टेट्स को आप लोग कितना दे रहे हैं, स्टेट्स को कितना ज्यादा दिया जा रहा है. If you look at the resources transferred to states and union territory governments, this includes all the various headings, devolution and so on. Actual number in 2014-15 was 6.68 lakh crores. The RE for 2015-16 is 1.11 lakh crores, which is an increase of 1.43 lakh crores. This number has gone up by 9.1 to 9.11 lakh crores. Conclude. I would now like to conclude, Deputy Chairman, sir. I'd like to conclude, Deputy Chairman, sir. Unfortunately, Honorable Member Mani Shankar Iyer ji could not speak today, but yesterday he spoke very well, and he spoke about a 36-year-old parliamentarian who compelled the then Prime Minister Pandit Nehru ji to convene a special session of Parliament to discuss the war that was going on in 1962. That 36-year-old parliamentarian is one of the greatest leaders India has ever produced, Shri Atal Bihari Vajpayee ji. He was a great leader, a great politician. He was a great leader, a great politician. हमारे राजनीति में वो एक शिखर पे है. परंतु वो सिर्फ एक महान नेता नहीं थे. वो एक हमारे साहित्य में एक महान कवि भी थे. इसलिए मैं अपनी समाप्ति में एक उनकी कुछ पंक्तियों को सुनाना चाहता हूं आप लोगों को. मैं उनकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं. आप जरा आप सुन लो. लिए हाथ में ध्वज कभी नहीं झुकेगा. लिए हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा. कदम बढ़ रहा है, कभी ना रुकेगा. तिरंगा हमारे हाथ में है. देश के हित में हम काम कर रहे हैं और निरंतर संघर्ष करेंगे, निरंतर काम करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. Now, सर, okay. All right. I shall now. Okay, fine.